दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से आप कमेंट कर रहे हैं उसी तरह से आप कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टीम के लोगों को कराएं और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो एक आपके लिए हमेशा के लिए प्रॉपर्टी बनने वाला है। आने वाले समय में जब भी कोई चैलेंज आए तो आप पर्टिकुलर उस वीडियो को खोल के देखिए, आपके सारे चैलेंज खत्म होते हुए नजर आएंगे। आज हम जो यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके अंदर कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती है, सेमिनार होती है, उसके अंदर कोई भी इस सब्जेक्ट पर बात नहीं करता। लेकिन मैं आज आपके सामने एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद ही आपने कोई ट्रेनिंग ली होगी, मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, मनी यानी पैसा कमाना जितना कठिन नहीं है उतना उस पैसे को संभालना कठिन है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन के तजुर्बे में कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने जीवन में बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो अंतोगत्वा पैसे को संभाल नहीं पाए और उनकी हालत पहले से भी खराब हो गई। ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं जिनके गुड़गांव जब बना था, डेवलप हो रहा था, तब वहां पर उनके पास 40 बीघा जमीन थी और दोस्तों उस समय उन्होंने वो जमीन 2 करोड़ रुपए बीघा के अंदर बेची थी। टोटल 4 मेंबर थे फैमिली में, टोटल 80 करोड़ रुपए आया था। 4 भाइयों में 20-20 करोड़ रुपए बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, आज चारों के चारों भाई बहुत दयनीय हालत में हैं और मजे की बात है कि एक भाई तो जिस कंपनी को जगह भेजी वहीं पर चौकीदार की भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसे को अगर आपने सही तरह से मैनेज नहीं किया तो आने वाले समय में इस पैसे को नहीं मैनेज करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। पैसा आ जाना आपके लिए कुशलता का विषय नहीं है, क्योंकि पैसा आने के बाद अगर पैसे को अगर संभालना नहीं सीखते हैं आप, तो पैसा जो है बहुत सारी बुराइयों को भी जन्म देता है। अगर सही तरह की गाइडेंस नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, तो पैसा कमाने के बाद बहुत सारी बुरी लतें आपको पड़ सकती है, बुरी आदतें पड़ सकती है, बहुत सारे चैलेंज आपको अपने जीवन के अंदर आ सकते हैं। तो आज मैं यूनिक सब्जेक्ट लेकर आया हूं, मनी मैनेजमेंट। और मनी मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइज जो हम डेडिकेट कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो डायरेक्ट सेलर है, वो अपने किस तरह से मनी को मैनेज करें। दोस्तों, किसी भी पैसे को मैनेज करने के लिए आपके जीवन में प्रायोरिटी लिस्ट का होना जरूरी है। अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है और प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार आप काम करते हैं तो ही आप ढंग से मनी मैनेज कर पाएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है जीवन में? सिंपल सी, अगर जनरल वे में, जनरल व्यक्ति के लिए, जनरल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं बात करूं तो 4 प्रायोरिटी होती है जीवन के अंदर। पहली प्रायोरिटी होती है मैं और मेरी फैमिली। मैं, सबसे पहले मैं और उसके बाद मेरी फैमिली। इसका मतलब अगर मैं सुरक्षित हूं तो ही अपनी फैमिली को रख पाऊंगा। अगर अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने की बात हो, अगर न्यूट्रिशन लेने की बात हो, तो सबसे पहले खुद लीजिए और उसके बाद अपनी फैमिली को दीजिए, क्योंकि आप अपनी फैमिली को तभी बचा पाएंगे जब आप खुद जीवित रहेंगे। इसलिए मैं और मेरी फैमिली पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं और मेरा बिजनेस दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं और मेरा समाज तीसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं और मेरा देश ये चौथी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस प्रायोरिटी के हिसाब से आपने मनी मैनेजमेंट किया तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा काम अपने जीवन में कर पाएंगे और आप सुरक्षित रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो 2000 रुपए कमाते थे तब भी दुखी थे, आज 2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं तो भी दुखी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 10,000 में भी सुखी जीवन व्यतीत कर लेते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए कमाने के बाद भी अपने जीवन में संतुष्टि नहीं ला पाते। दोस्तों, ये आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, आपका डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपने जीवन को मैनेज करते हैं। आज हम उसी टॉपिक पे खुलासा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में बात की। अगर ये प्रायोरिटी लिस्ट आपने बना ली है तो उसके बाद आप कीजिए कि अगर किस लेवल पर कितनी इनकम है तो आप किस तरह से आप अपनी बचत कर सकते हैं। दोस्तों, पहली लिस्ट आती है, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए की है तो आपको क्या ध्यान रखना है। 10,000 रुपए की है तो आपको मानना ही है कि मेरी इनकम 9,000 ही है। जी हाँ दोस्तों, 10,000 की इनकम है तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपकी 9,000 की इनकम है और 1,000 रुपए आपको बचत करना है। अगर आपने इस तरह से सिस्टम बनाया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम आपका साथ होने वाला है। दूसरी लिस्ट है, अगर आपकी इनकम 10,000 से 20,000 के लिए है। जी हाँ, अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, 10,000 से 20,000 की इनकम है तो आपको 15% की मिनिमम जो है बचत करनी है। दोस्तों, ये मेंटली गेम है।
10,000 भी कम है, 20,000 भी कम है, और खर्च करने वालों के लिए 50,000 और 1 लाख भी कम है। इसका मतलब यह है कि ये आपके मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी 10,000 की इनकम है तो आप मानिए कि 9,000 की इनकम है, 1,000 को भूल जाइए और उसे बचत कर लीजिए। 10,000 तक इनकम है तो 10%, 10,000 से 20,000 की इनकम है तो 15%, 20,000 से 50,000 की इनकम है तो 20% बचत होनी चाहिए, 50,000 से 1 लाख की इनकम है तो 30% बचत होनी चाहिए, और 1 लाख से अगर 2 लाख की इनकम है तो 35% आपकी मिनिमम बचत होनी चाहिए, 2 लाख से 5 लाख की इनकम है तो 40% की मिनिमम बचत होनी चाहिए, और अगर 5 लाख से 10 लाख की इनकम है तो 50% की आपकी मिनिमम बचत होनी चाहिए, और 10 लाख से 20 लाख की इनकम है तो 60% मिनिमम सेविंग आपकी होनी चाहिए, और 20 लाख एंड अबाउ यानी 20 लाख से ज्यादा की इनकम आपकी है तो मिनिमम आपकी जो बचत है वो 70% की होनी चाहिए। दोस्तों ये तो मैंने आपको एक टेबल बता दी, इस टेबल में आप अपने आप को ढालिए और आप मेंटल अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि जितनी इनकम है उस जो मैंने परसेंटेज बताए उसको आप कम करते ही अपनी इनकम को मानिए और सारा पैसा सेविंग के कर दीजिए। अगर आपने इस तरह का मैनेजमेंट किया तो आप हर परिस्थिति में इस बिजनेस को कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार उतरता रहता है, चढ़ता रहता है, कई बार आप जो सोचते हैं वैसा आपके साथ होता नहीं है, कई बार स्लेब क्रॉस नहीं होती, कई बार इनकम ज्यादा हो जाती है, कई बार इनकम कम हो जाती है, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस में हमेशा दोस्तों ऐसा चलता रहेगा, कभी इनकम कम आएगी, कभी ज्यादा आएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ लगातार वो इनकम आती रहेगी। और आपको इन चीजों को समझते हुए अगर आप काम करेंगे तो छोटी इनकम के बाद भी आप संतुष्ट रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट कैसे होने चाहिए। ये तो बात मैंने बचत की कर ली, अब जो बचत आपने की है वो बचत का इन्वेस्टमेंट आप कैसे करेंगे। अगर इस तरह की गणित आपको आ गई तो आपको आने वाले समय में बहुत सारे चैलेंजों से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों जो आपने बचत की, जो मैंने परसेंटेज बताए उतनी आपको बचत करनी है। कभी कभी हम क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि कभी हम ज्यादा बचत कर लेते हैं तो बिजनेस संकट में आ जाता है, और कभी हम बचत नहीं करते हैं तो जीवन संकट में आ जाता है। दोनों ही चीजों को सही रखना जरूरी है। अगर आपने ज्यादा बचत कर ली तो आप बिजनेस का विकास नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने कम बचत कर ली तो आने वाले समय में जो कठिनाइयां हैं उनको आप नहीं समझ पाएंगे। तो इन चीजों की बैलेंसिंग होना जरूरी है। तो जो आपने अब तक परसेंटेज जो मैंने बताया उसके हिसाब से अगर आपने बचत की तो आपको इन्वेस्टमेंट कुछ पॉइंट पर आपको करने हैं। मैं सबसे पहले वो एक एक चीज बता रहा हूं जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसे आपको समझना पड़ेगा। पहला इन्वेस्टमेंट आपका जो होना चाहिए वो होम और प्रॉपर्टी के अंदर। जी हां दोस्तों, सबसे पहले अपना घर। अगर आपने अपना घर बना लिया है तो उसके बाद जो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी टोटल बचत का वो इन्वेस्टमेंट 30% से लगाकर 40% होना चाहिए। जी हां दोस्तों, 30 से 40% पैसा आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, आप अपने होम के अंदर डाल सकते हैं। मकान अगर आपका घर का है, इसके अंदर आप इस तरह से नहीं सोच सकते कि मकान अगर मैं 50 लाख का लूंगा तो 50 लाख का तो इतना ब्याज हो जाएगा। दोस्तों घर का कोई कंपैरिजन नहीं होता। घर घर है और घर आपके जीवन की प्रायोरिटी होनी चाहिए और घर आपको बनाना है। अगर आपकी टोटल इनकम है उसके जो परसेंटेज है, जो बचत है, उसमें आपको मिनिमम 30 से 40% पैसा हमेशा प्रॉपर्टी के अंदर, अपने होम के अंदर, अपने जमीन का जो काम है उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और कई बार लोन लेकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि जीवन संकट में आता है। लोन का मतलब ही है कि जिन लोग, जो पूंजीपति हैं, जिन लोगों ने पहले पैसा कमा लिया है आपसे, उन लोगों को पैसे के बदले में पैसा कमा कर देना। इसलिए जहां तक जरूरत हो, नहीं जरूरत हो तो आपको लोन कभी लेना नहीं चाहिए। अपने बलबूते पर ही काम करना चाहिए, लोन पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो आपको सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में आपको रखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको 5% पैसा कैश, हमेशा कैश इन हैंड होना चाहिए। इसका मतलब बेरोक-टोक आपके पास कैश होना चाहिए। कैश आपके बैंक अकाउंट में भी हो सकता है, आपकी तिजोरी में भी हो सकता है। मैं प्रिपरेशन देता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में रखिए और 5% पैसा, आपकी टोटल सेविंग का 5% पैसा, जैसे एग्जांपल 5 लाख रुपए आपकी टोटल अभी तक सेविंग है, तो आपको
25,000 रुपए आपके बैंक के अंदर हमेशा होने चाहिए, आपके पॉकेट के अंदर हमेशा होना चाहिए। ये इसलिए रखा जाता है कि इमरजेंसी के अंदर जहां पर आपके पास इतना समय नहीं है जीवन में डिसीजन लेने में, तो ये इमरजेंसी फंड आपके लिए हमेशा काम आएगा और आपको मेंटली स्ट्रांग रखेगा जब 5% पैसा आपके पास कैश होगा। 10 से 20% पैसा आपको एफडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जो आरडी होती है उसके अंदर आपको रखना पड़ेगा। आप आरडी चेंज कर सकते हैं हर महीने की, और आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा इकट्ठा करके फिक्स डिपॉजिट में भी डाल सकते हैं। ये पैसा आपको हमेशा मेंटली स्ट्रांग रखेगा। आप कभी भी छोटे मोटे जो प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आती है उसको बड़ी क्विक से, आसानी से उस प्रॉब्लम को निकाल पाएंगे। और ये पैसा आपको एफडी और आरडी में रखना चाहिए। उसके परसेंटेज है 10 से 20। अब 10 से 15% पैसा आपको लाइफ इंश्योरेंस पर लगाना चाहिए। कई बार 90% लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि इंश्योरेंस करवा भी लेते हैं लेकिन अपनी जीवन की जो रिस्क कवर होती है उससे कम करा लेते हैं, या कुछ लोग ज्यादा करा लेते हैं। दोनों ही गड़बड़ है। ज्यादा कराएंगे तो इकोनॉमिकल क्राइसिस में आएंगे और कम कराएंगे तो आपकी रिस्क कभी कवर नहीं होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 10 से लगाकर 15% पैसा हमेशा आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जाना चाहिए। और आपका जो लाइफ जो हमेशा सिक्योर होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर हम नहीं रहे तो किसी तरह की कोई भी टेंशन फैमिली में नहीं आए, इसलिए आपको ये फिगर हमेशा याद रखना है। अगला इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं पिछले 40 साल के रिटर्न की बात करूं तो 40 साल में कंसिस्टेंसी के साथ लगातार रिटर्न कहीं से आया है तो वो गोल्ड में आया है। और दोस्तों शुरुआत में आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का करा जाता था। लेकिन अगर आज की 40 साल के कंक्लूजन की बात करें तो गोल्ड में लगातार इन्वेस्टमेंट करने से उन लोगों को फायदा हुआ। तो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को आप कभी नजरअंदाज कीजिए। तो पुराने लोग आप अच्छी तरह जानते होंगे, हमारी जो माताएं थी, बहनें थी, वो अपने पति से, हस्बैंड से जिद करके गोल्ड की ज्वेलरी बनाती थी। ये एक साइंटिफिक तरीका था जिसमें आने वाले समय में परिवार के संकट को गोल्ड के माध्यम से उभारा जाता था। जब जीवन में कोई बड़ा संकट आता था तो महिलाएं अपने जेवर देकर, बेचकर उस संकट को पूर्ति कर लेती थी। तो जिन बहनों को, हमारी जिन बहनों को गोल्ड का बहुत शौक है, उनके पति खुश नसीब हैं कि दो काम एक साथ होने वाले हैं। गोल्ड अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पत्नी भी खुश, और गोल्ड का अगर इन्वेस्टमेंट किया तो साथ साथ में आपकी लाइफ भी खुश अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया। और अगला इन्वेस्टमेंट है शेयर एंड म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड और शेयर का जो इन्वेस्टमेंट होता है ये रिस्की होता है। ये इन्वेस्टमेंट आपको तब करना चाहिए जब आपकी टोटल वर्थ मिनिमम 25 लाख रुपए की बन गई हो। 25 लाख की अगर एक बार वर्थ बन गई आपकी, तो 25 लाख के बाद जो भी बचत होती है उसमें से 10 से 15% पैसा आपकी म्यूचुअल फंड और शेयर में लगना है। ये म्यूचुअल फंड और शेयर का जो पैसा है ये निश्चित रूप से रिस्क वाला तो है, लेकिन बड़ी ग्रोथ हमेशा इसी के अंदर होने वाली है। लेकिन ये पैसा तभी हो जब आपको लगे कि मेरा ये पर्टिकुलर जो पैसा शेयर मार्केट का वो खत्म भी हो जाए, डूब भी हो जाए, तो भी मुझे कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आपने ऐसा पहले ही सोचकर प्लानिंग कर ली है तो आने वाले समय में आप सारे संकटों से बच पाएंगे। तो मैंने जो पॉइंट बताए, पहला इन्वेस्टमेंट होम और प्रॉपर्टी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है 30 से 40%, 5% पैसा कैश इन हैंड रखना है, 10 से 20% पैसा एफडी और आरडी में डालना है, 10 से 15% पैसा हमेशा इंश्योरेंस में आपको करना है, बचत करना है, और 10 से 20% पैसा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपको करना है, और 10 से 15% पैसा शेयर और म्यूचुअल फंड में आपको हमेशा इन्वेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, ये बातें मैंने इसलिए बताई, इसे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आपने इस तरीके से काम करना चालू किया तो कभी कभी संकट आते रहते हैं। अभी जैसे प्रॉपर्टी बहुत स्लो चल रही है, गोल्ड बहुत ऊपर चल रहा है, कभी गोल्ड ऊपर चलेगा प्रॉपर्टी नीचे चलेगी, कभी शेयर ऊपर चलेगा और कभी कोई और चीज नीचे हो सकती है। टीम को सुरक्षित कर लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये वीडियो आप अपनी टीम को इनिशियल रूप में ही बता देंगे, इनिशियल रूप में ही समझा देंगे, तो आने वाले समय में टीम में संकट नहीं आएगी। अगर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट किया, अगर प्रायोरिटी लिस्ट बनाई, अगर टेबल के अनुसार आपने काम किया, मेंटली प्रिपेयर किया, तो आपका काम हो जाएगा। कभी कभी लोग क्या करते हैं
कि मिसमैनेज कर देते हैं। जब कार लाने का उनके पास मादा नहीं होता तब वो कार लेकर आते हैं और इकोनॉमिकल क्राइसिस में पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको बड़ी कार लेने का मादा है लेकिन वो अभी 20 करोड़ रुपए घूम रहे हैं। ये चीज आपके बिजनेस को खराब कर देगी, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के कुछ और तरीके भी हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, मल्टी लेवल मार्केटिंग की अगर मीटिंग में जाते हैं वो ऑल्सो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वहां पर आप कुछ सीख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जिसको देने के बाद वापस कुछ मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सीखते हैं, किताबों में पैसा खर्च करते हैं, ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करते हैं, और अगर आप अच्छे ड्रेस कोड पर पैसा खर्च करते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ये सारे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। और सही तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो निश्चित रूप से आप जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब होंगे। जीवन की बड़ी बड़ी संकट से, समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस पूरे वीडियो को एंड तक देखा। कमेंट करना मत भूलिए।